देखते हैं आगे, अगला सवाल लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। चलिए देखिए अभी, चलिए चुनाव वाला सवाल ले रहा हूं मैं, ठीक है। चुनाव संबंधी प्रश्न, इलेक्शंस, चुनाव यानी कि इलेक्शन वाले सवाल है ना। तो चलिए देखिए अभी, एक मिनट रुकिए, चुनाव वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक सेकंड रुकिए, है ना। देखो हाँ, चलो देखो, चुनाव वाले क्वेश्चन है ना, इलेक्शंस की बात करते हैं, चुनाव वाले सवालों के, ठीक है। देखिए मैं आपको बताता हूँ चुनाव की कहानी क्या है। सबसे पहले एक डिज़ाइन, एक कहानी समझाता हूँ चुनाव की, है ना। जिस भी एरिया में चुनाव होने वाले होते हैं, है ना, ठीक है, जिस भी एरिया में चुनाव होने वाले होते हैं, सबसे पहले नेता लोगों की नज़र, जो वहाँ के कैंडिडेट होते हैं, उम्मीदवार होते हैं चुनाव में खड़े होने वाले, नेता लोगों की नज़र सबसे पहले कहाँ होती है? वोटिंग लिस्ट पर। वोटिंग लिस्ट यानी कि मतदाता सूची। ध्यान देना, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है ना, मज़ा आएगा आपको कहानी सुनने में, ठीक है। सोचा नहीं यार, सूची, सॉरी, मतदाता सूची है ना, वोटिंग लिस्ट। सबसे पहले नेताओं की नज़र कहाँ होगी? वोटिंग लिस्ट यानी कि मतदाता सूची पर, या फिर इनको हम कुल मत भी कहते हैं, है ना, सवाल की भाषा में कुल मत के नाम से भी इसको दर्शाया जा सकता है ना। वोटिंग लिस्ट में नज़र कहाँ होती है? वोटिंग लिस्ट पे। वोटिंग लिस्ट में देखा जाता है कि कौन अपना है और कौन अपना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ सीधे सीधे, वोटिंग लिस्ट में यार ये वोट तो सारे अपने हैं, लेकिन ये वोट गड़बड़ है, तो जो वोट हमारे नहीं हैं उन वोट पर प्रयास भर, मतलब चुनाव के पहले तक पूरे प्रयास होते हैं उनको मनाने का, लुभाने का। समझ आ रही बात? ये कर देंगे, वो कर देंगे, ताकि वो उनको वोट दे। आई बात समझ में ना। तो सबसे पहले कौन सा कैरेक्टर कहानी में आता है? वोटिंग लिस्ट। फिर वोटिंग लिस्ट में से ये देखा जाता है कि कितने लोग वोट डालने गए। अरे 100% वोटिंग कभी हुई है क्या? नहीं। 80%, 70%, 75%, 60%, इतने लोग वोट डालने जाते हैं। जिनको वोट डालने का अधिकार होता है, सारे लोग वोट डालने नहीं जाते, कुछ ही लोग वोट डालने जाते हैं। समझ आ रही है बात? क्लियर? सब लोग नहीं जाते। तो फिर उसमें से देखो कितने लोगों ने वोट डाला। डाला मत, डाला गया मत, यानी कि कास्टेड वोट्स, है ना। ये दूसरा कैरेक्टर आएगा, कास्टेड वोट्स, यानी कि डाला मत। क्लियर इतनी बात? ये आएगा आपका कास्टेड वोट्स, ठीक है। अब जितने लोगों ने डाला सारे के सारे सही है, ज़रूरी थोड़ी ना। कुछ फर्जी, इनवैलिड, अवैध मतदान भी तो हो जाता है ना कुछ कुछ, ठीक है। तो जितने डाला उसमें से अब क्या छटनी करनी पड़ेगी कि सही वोट कितने हैं ईमानदारी से। तो उसको हम बोलते हैं वैध मत, वैलिड वोट्स। क्या बोलते हैं उसको हम? वैध मत, यानी कि वैलिड वोट्स। क्लियर इतनी बात? उसको हम क्या बोलते हैं? वैध मत, यानी कि वैलिड वोट्स। क्लियर? ठीक है, वेद मत यानी कि वैलिड वोट्स, है ना, ठीक है, वेद मत, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम देखें तो इन वेद मतों में से 2 उम्मीदवारों को फाइनली बंटवारा होगा मतों का, वोट्स का, जो भी वोट डले हैं। समझ आ रही बात? 2 ही उम्मीदवार है इस सवाल में। हमारे चुनाव में क्वेश्चन आते हैं इसमें 2 ही उम्मीदवार देते हैं लोग, है ना। वैसे तो उम्मीदवार बहुत सारे खड़े होते हैं, 10-10, 15-15 अलग अलग पार्टी से, है ना, लेकिन यहाँ 2 ही उम्मीदवार देते हैं लोग, ठीक है। चलो, तो अब यहां से जो है 2 उम्मीदवारों में अलग अलग बंटवारा होगा। समझ आ रही बात? क्लियर? ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहां से, ठीक है। चलो, तो जब भी सवाल आएगा तो हम सवाल से क्या उम्मीदें लगाएंगे? समझना मेरी बात को। मैं सवाल नंबर 22 ले रहा हूं, जो सबसे बड़ा सवाल है चुनाव वाला, है ना, वो ले रहा हूं मैं, ठीक है। उसी से हम समझेंगे सारी कहानी, ठीक है। तो देखिए अभी बहुत सारे शॉर्ट तरीके, ऑलमोस्ट एक लाइन में रेशियो से हो जाता है ये, ठीक है। लेकिन आपको तो पूरी कहानी लिखनी, इसलिए हम कुछ अलग तरीके से करने वाले हैं इसको, है ना, ठीक है। तो अब यहां से यदि हम देखें, है ना, ठीक है, सबसे पहले हम सवाल वाले से ये उम्मीद करेंगे कि वो हमें ये बताए कितने लोगों ने वोट डाला।
ये रास्ता हमें सवाल से हम क्या उम्मीद करेंगे, जब भी चुनाव का सवाल आएगा तो किस दृष्टिकोण के साथ सवाल के ऊपर अटैक करेंगे, ये दृष्टिकोण के साथ सवाल के ऊपर हमला करेंगे कि हाँ भैया सवाल बताओ क्या क्या डेटा है बताइए। तो सवाल वाला क्या डेटा बताएगा हमें सबसे पहले, भैया इतने लोगों ने वोट डाला, कितने परसेंट वोटिंग हुई, 100 थे मान लो, कुल मत कितने माने 100, तो 100 में से मान लो 20% वोट डालने नहीं आए, तो कितने वोट डालने हैं 80। तो सबसे पहले सवाल हमें क्या बताए कि भैया कितने परसेंट लोग वोट डालने नहीं आए, तो 20% लोगों ने वोट नहीं डाला, तो हम मानेंगे 100 में से 80 ने वोट डाला, ठीक है। फिर उसमें सवाल ये बताए कितने अवैध है, कितनों ने गलत वोटिंग करी, है ना, ठीक है। फिर हमें सवाल बोलेगा कि यार 10% लोगों ने गलत वोटिंग करी, तो 80 का 10% 8 गया, यानी कि वैध मत कितने बने 72। समझ आ रही बात। तो सवाल से हम ऐसी ऐसी उम्मीद करेंगे। चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं हम और लिखना चालू करते हैं ना, इस सवाल को पढ़ते हैं और लिखना चालू करते हैं। क्लियर। अब सवाल को करने के कई तरीके, आप चाहे तो 100 मान के कर लें, आप चाहे तो x मान कर लें। पहले 100 मान के करके दिखाता हूं आपको, है ना। चलिए माना कि कुल मतों की संख्या 100 माना, ठीक है। अब देखिए क्या है कहानी। सबसे पहले देखो इस 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, 10% वोट डालने नहीं आए, मतलब कितने लोग वोट डालने आए 90 दिया ना। अब पढ़िए 2 उम्मीदवार थे, 10% मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, यानी कि 90 लोग वोट डालने हैं। अब आगे क्या लिखा सवाल वाले ने, कुल डाले गए मतों का 10% मत अवैध है। ये जो कुल डाले गए मत है इसका 10% अवैध है, तो 90 का 10% 9 गया, तो बताइए वैध कितना है 81। जितने डाले उसका 10% नहीं, 9 क्या है अवैध है, 90 का 10% आप निकाल लें परसेंटेज। जब परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो बताइए 90 में से 9 गया तो कितना बचा 81। अब इन वैध मतों में से अब क्या हुआ भैया, आगे क्या बोला, ठीक है। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% प्राप्त करके, सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों का कितना मिला 54%। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला 54। मान लो ये सफल उम्मीदवार ये जीता और ये हारा, है ना, ऐसा मान लेते, किसी को भी जितवा दो हरा दो, ठीक है ना। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का कितना मिला 54%, है ना। तो सफल उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 54% मत 1620 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीता है 1620 मतों से जीता है ना, ठीक है। तो ये जीता आपका 1620 मतों से। क्लियर। तो 54% लाया, तो अब आप ही सोचिए यदि ये 54% लाया तो इसके पास 46% बचा होगा क्या। अरे इसका 54% का 46 बचा। छोड़ो इसको, मैं आपसे एक प्रैक्टिकल सी बात करता हूँ। मान लो चुनाव में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दो लोग खड़े हैं, आई बात, केवल दो ही उम्मीदवार है। नरेंद्र मोदी जी यदि 54% वोट ले लिए तो राहुल गांधी कितने बचे 46 बचे ना। 100% में से बंटवारा होता ना, कहीं भी बेसिक सी बात है, नॉर्मल समझने वाली बात है। 54% नरेंद्र मोदी जी ले गए तो राहुल गांधी जी के पास कितना गया 46%। क्लियर। तो 54 गया, कितना बचा 46। यानी कि आप ये सोचें कि हार जीत कितने परसेंट से हुई है 12%। देखो सॉरी 8%, 54 में 46 घटाइए, 8% का फर्क है क्या। 54 माइनस 46 करिए, आएगा 8 क्या। तो बताइए अंतर कितना है दोनों के प्राप्तांक में, कितने परसेंट का अंतर है 8% का अंतर है। तो और ये जो 8% का अंतर है किसके बराबर दिया है, हार जीत कितने से 1620 मतों का अंतर है ना। कितना अंतर है मतों का 1620। ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ, 100 मान के भी कर सकते हैं, मैं आपको करवाऊंगा x मान के, और आप वहाँ पर भी x मान के ही करिएगा क्योंकि हमारा डिस्क्रिप्टिव गेम है। समझ आ रही बात, 100 मान के मत करिएगा, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात, ये 54 लाया तो 46 बचा, तो बताइए अंतर इनका 8% का है कि नहीं है। मतलब नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी से 8% ज़्यादा लाए कि नहीं लाए। और ये जो 8% की अधिकता है किसके बराबर दी है 1620 ज़्यादा लाने के बराबर दी है। नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी से 1620 मतों से जीते। क्लियर। तो 8% किसके बराबर दिया है आपको 1620। क्लियर। तो बताइए हार जीत कितने से हुई 81 का 8%। 81 का 8% किसके बराबर है 1620। बोलो समझ में आती है क्या बात। 81 का 8% किसके बराबर है 1620। या फिर आप ऐसे कर लो, ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप ये कर लो कि भैया ये कितना लाया 81 का 54% और ये कितना लाया 81 का 46%। बोलो लाया कि नहीं लाया। इन दोनों का अंतर किसके बराबर रख दो 1620। नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी 1620 वोट ज़्यादा लाए, तो 81 का 54%, 81 का 46%, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर रख दीजिए आप 1620, है ना। तो चलिए रख देते हैं 54% माइनस 81 का 46% बराबर 1620, है ना। इन दोनों के वोट का अंतर 1620 है। चलिए अब हम क्या करें 81 कॉमन निकाल लें। 81 कॉमन निकाल के अंदर 54% माइनस 46% बराबर 1620। बताइए 54 माइनस 46 8% आ जाएगा या नहीं।
बराबर कितना आया 1620। तो आ गई ना वही बात, यही तो मैं बोल रहा था आपको, सीधे अंतर ले लो ना, इतनी मेहनत क्यों करें, ठीक है। तो अब सुनिए 81 का 8% बराबर 1620 है। तो अब यदि हम यहाँ से देखें तो 81 का डबल होता है 162, 20 आएगा। 8% बराबर 20, यानी कि 8/100 बराबर कितना है 20 है ना। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से 50 बार, तो 50 × 5। तो बताइए 1 बराबर 250 आएगा क्या? 1 बराबर कितना आया 250। 1 बराबर कितना आया 250। ये हो जाएगा ना इधर, यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। 1/50 बराबर 5, तो 50 पंजे 250। तो 1 बराबर कितना है 250। अब 1 बराबर 250, तो 100 बराबर कितना, 100 × 250 कितना आ जाएगा 25,000, है ना। ये मैं तरीका बता रहा हूँ, मैं एक्स मान के करेंगे, ठीक है। और बहुत शॉर्ट तरीके भी इसके ओरली हो जाएगा, यदि 4 में से एक टिक करने वाला सवाल होता है ओरली होता है ऑलमोस्ट, है ना। बताऊंगा आपको सारे तरीके, है ना। पहले एक्स वाला तरीका बताऊंगा, 100 मान के मैं एक माहौल बना रहा हूँ चुनाव का, ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में छप जाए, बस जाए। समझ आ रही बात, क्लियर है ना। तो चलिए, तो 1 बराबर कितना है 250। 1 बराबर 250, तो 100 बराबर 100 × 250 25 है, यानी कुल मतों की संख्या कितनी 25 है। 90 बराबर 90 × 250, 90 × 250 करोगे तो 22,500। यदि आपसे ये मांग लिया कि डाले गए मतों की संख्या कितनी है, तो 22,500। ये मांग लिया वेद मत कितने हैं, तो 81 × 250 कर लेंगे। 81 × 250 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा शायद 22,500 में से 2250 गया, है ना। तो कुछ 20,000 कुछ आ जाएगा ऐसे करके, है ना, जो भी आएगा, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, ध्यान दीजिए। 100 माना, 10% ने वोट नहीं डाला, 90 ने डाला, फिर 10% अवैध हो गए, तो 90 का 10% नो गए। 81 वेद मत है, 81 में से दोनों को बटेगा, जीतने वाला 54 लाया, तो हारने वाला अपने आप 100 में से 54 गया, 46 बचा। तो 81 का 54% लाया, हारने वाला 81 का 46% लाया। इसकी तुलना में ये 1620 मतों से जीता, यानी कि 1620 ज़्यादा लाया। तो इन दोनों का अंतर किसके बराबर है 1620। तो यहाँ से हम हल करेंगे तो एक का मान परसेंटेज हटेगा बटा 100 लगेगा। 1 बराबर 250, 1 बराबर 250, तो 100 बराबर 100 बार 250, 90 बराबर 90 बार 250, 81 बराबर 81 बार 250। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब हम करेंगे इस सवाल को एक्स मानकर, क्लियर, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, है ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, मिटा देता हूँ, है ना। तो अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ठीक है। आपके पास तो वीडियो आप रिपीट करके देख सकते हैं ना, ठीक है। मिटा देता हूँ यार सारा, हटाओ इसको, है ना, ठीक है। चलिए, माना कि कुल मतों की संख्या x, 10% ने वोट नहीं डाला, यानी कि इतनों ने वोट डाला। 10% कम करने के लिए 90/100 का गुणा करते हो या नहीं। फिर 10% अवैध है, 10% अवैध है, यानी कि फिर 10% कम करना है, तो फिर से 90/100 का गुणा हो जाएगा क्या इसमें, बताइए। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 9/10x हो जाएगा, हो जाएगा ना 9/10x। फिर से 10% कम कर रहे हो, तो 10% कम करने के लिए फिर से 9/10x में 90/100 का गुणा होगा या नहीं, बताओ। 10% कम 90/100, तो 0 0 कैंसिल, तो हल करके 9/10x। अब इसमें फिर 10% अवैध है, यानी कि 10% फिर कम करना है इसमें, तो वेद मत कितने बचेंगे, तो 10% कम करने के लिए फिर 90/100 का गुणा करोगे, तो 9x/10 में 90/100 का गुणा करोगे, 0 0 कैंसिल, 9 में 81, 81 x/100 आएगा या नहीं। अब इसमें से 2 उम्मीदवारों को बटेगा या नहीं, एक को 54%, दूसरे के हिस्से में कितना बचा 46%। आई बात समझ में। तो 81 x/100 का 54% और 81 x/100 का 46%, अंदर 16-20 रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अब लिखेंगे कैसे, चलिए इसको लिखने का तरीका, माना कि कुल मत बराबर x, माना कि कुल मत बराबर कितना है x, ठीक है। इसके बाद डाले गए मत बराबर 90x/100, 10% कम करने के लिए 90/100 का गुणा करोगे, 0 0 कैंसिल, तो अगली स्टेप में क्या लिख दो आप, 9x/10, है ना। अब इसके साइड में आप लिख दे थोड़ा सा, ठीक है, कि 10% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, है ना। सॉरी, इसके साइड में आप क्या लिख देंगे कि 10% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, साइड में थोड़ा सा कोने में, है ना, इस प्रकार से, ताकि समझ में आ जाए क्या हुआ, 10% कम क्यों किया, ठीक है। ध्यान रखना, ये जानकारी आपको दर्शानी है यहाँ पे, है ना। अब इसके बाद हम यहाँ से यहाँ आ जाए। चलिए फिर इसके बाद वेद मतों की संख्या सीधे तीनों गोलों को गा कर दिखाना है ना।
तो चलिए इस तीसरे पर आ जाते हैं। वेद मतों की संख्या। तो भैया वेद मतों की संख्या फिर से 90/100 का गुणा कर दें इसमें, तो 0 0 कैंसल, बताइए 81x/100 आ जाएगा। तो आपके वेद मतों की संख्या कितनी बनी? 81x/100 बनी या नहीं? क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। अब जीतने वाले को 54% प्राप्त हुआ है ना, ठीक है। सफल उम्मीदवार को कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ? 54% प्राप्त हुआ है ना, ठीक है। तो अब इसके बाद यदि हम देखें, है ना, ठीक है, तो भैया जीतने वाले को 54% प्राप्त हुआ, यानी कि 54% किसका? 81x/100 का 54% प्राप्त हुआ। तो हारने वाले कितना बचा? 81x/100 का 46%, ऐसे करके। तो इन दोनों को बताना है अब आपको, है ना, ठीक है। तो जीतने वाले के मत बराबर 54% ऑफ 81x/100, क्लियर है ना, या सफल उम्मीदवार के मत, ठीक है। इधर लिख दो आप, हारने वाले के मत 46% ऑफ 81x/100, क्लियर इतनी बात। हारने वाले के मत कितना आएंगे? 46% ऑफ 81x/100, क्लियर इतनी बात, ठीक है। साइड में आपको दर्शाते जाना है, यहाँ भी साइड में दर्शाना है आपको, है ना। ये चीज़ दिखानी है, ये चीज़ साइड में दिखानी है आपको, ये भी चीज़ साइड में दिखानी है, और ये भी चीज़, ये चारों चीज़ साइड में ब्रैकेट बना बना के दिखाते जाइए। या तो आप साइड में दिखाते जाइए, या फिर यहाँ एक एक स्टेप बीच में बड़ा बड़ा के लिखिए आप। इसके बीच में क्या डालोगे कि भैया 10% मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, अतः डाले गए मत। फिर उसके बाद एक और लाइन यहाँ क्या डालोगे? ये 10% वाली, है ना, कि 10% अवैध हैं, अतः वेद मतों की संख्या। तो या तो आप ये तीनों जानकारियां इधर एक एक स्टेप बढ़ा दो यहाँ पर, या फिर साइड में लिख दो, जैसा स्पेस है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं ना, ठीक है। इसके लिए बताना है ना कि सफल उम्मीदवार वेद मतों का 54% प्राप्त किया, है ना, असफल उम्मीदवार वेद मतों का 46% प्राप्त किया, क्लियर, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या लिख देंगे? सफल उम्मीदवार 1620 मतों से जीता, अतः अब इन दोनों का अंतर 1620 रख दें, अतः 81x/100 का 54% माइनस 81x/100 का 46% बराबर कितना आएगा? ये 1620। बोलिए क्लियर है क्या इतनी बात? 81x/100 का 54% माइनस 81x/100 का 46% बराबर 1620, है ना। अब 81x/100 कॉमन निकाल लें, और अंदर क्या बचा? 54% माइनस 46% बराबर 1620, ये 8 आ जाएगा। 81x/100 गुणा 8% बराबर 1620, बोलिए आएगा या नहीं? अब यहाँ से आप वैसे परसेंटेज हटा दें, अगली स्टेप में भी कर सकते हो, मैं यही कर रहा हूँ ये काम। तो 8/100 आ जाएगा। चलिए अब x का मान यहाँ से निकाल लें। x का मान यदि हम निकालने की कोशिश करें तो 1620 गुणा 100 बटे में आएगा 81 × 8, क्लियर इतनी बात है ना। तो 81 से ये कितनी बार जाएगा? 20 बार, है ना। फिर 8 से काट देंगे इसको, तो 8 से यदि आप इसको काटोगे तो ये लगभग 2 लाख है, तो 25,000 आ जाएगा। x बराबर कितना है? 25,000। तो बताइए कुल मतों की संख्या कितनी आई आपकी? 25,000, है ना, यही निकालनी थी ना। तो बताइए कुल मतों की संख्या आपकी कितनी आ गई? 25,000, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब आपसे मान लो डाले गए मतों की संख्या मान ली, तो डाले गए मत बराबर 9x/10, इसके बाद x का मान रख देना, आ जाएगा। वेद मतों की संख्या मान ले तो 81x/100 और x का मान रख देना, सीधे आ जाएगा, क्लियर इतनी बात। अब इस सवाल को देखिए शॉर्टकट तरीके से करने की बात करें तो मैं करता तो शॉर्टकट में कैसे कर दे, देखिए 4 में से यदि एक टिक करना होता तो कितना इजीली हम इस सवाल को कर सकते थे, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कहानी ऐसी है कि यहीं पर बताता हूँ, है ना। 10% कम का मतलब 10 से 9, फिर 10% कम का मतलब 10 से 9, फिर आपको 8% लेना है, यानी कि 25 में से 2।
ये हो गया सवाल आपका। तो ये 2500 और ये 162, 162 बराबर 1620 दिया है, तो 2500 बराबर 25,000, ये उत्तर आ गया आपका। रेशियो मेथड बोलते हैं इसको, है ना, सक्सेसिव क्रमागत घटना, ठीक है। ये आ गया सीधे 25,000, इतना शॉर्ट में आएगा। एक और तरीका, एक्स वाला ही एक और तरीका है ना, 10% कम किया यानी कि 90/100, फिर 10% कम किया, एक बार और 90/100, फिर 8% लेना है तो 8/100 बराबर 1620, ये एक्स का मान आ जाएगा सीधे यहाँ से। देखो एक जीरो से, ये 2 जीरो से, एक जीरो कैंसल, 9 81, 81 से 20 बार जाएगा ये, है ना, तो 20 गुणा 100 गुणा 100, एक्स बराबर 25 है। ये एक्स के रूप में भी आप एक स्टेप में ख़त्म कर सकते थे इसको ऐसे करके, है ना। तो ये भी तरीके होते हैं इसके, ठीक है। बाकी एक और तरीका होता है जिसमें नीचे से ऊपर जाया जाता है, वो भी एक तरीका होता है ना, उससे भी आप जा सकते हैं नीचे से ऊपर। 3 4 5 तरीके थे, 4 में से टिक करना, लेकिन आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। चलिए अब मैं आता हूँ सवाल नंबर 21 पर, है ना। इसके पीछे जो चुनाव वाला सवाल है उस पर आ रहा हूँ, ठीक है। ये 22 था, अब मैं 21 पर आ रहा हूँ। ये उदाहरण वाले सवाल है, ध्यान रखना है ना, एग्जाम्पल्स वाले, ठीक है। 21 नंबर का क्वेश्चन, सवाल नंबर 21 की बात करते हैं ना। तो क्या है कहानी 21 की। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार से 1100 मतों से पराजित हुआ, ठीक है। 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। चलो तो देखो भैया, कुल मत सबसे पहला क्या आएगा, कुल मत, है ना। कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, 8% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, ठीक है ना। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, ठीक है ना। तो अब सुनिए, इसके बाद ये कुल मत और ये सीधे वेद मत, है ना, ठीक है, वेद मत। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% लेकर, ठीक है, अच्छा इतने लोगों ने, ये डाला गया मत आएगा ना, शांति रखना है ना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसमें, ठीक है। डाला मत, है ना, 8% कुल मत ये थे, 8% ने वोट नहीं डाला, डाला गया मत, ठीक है। डाले गए मत में से ही बांट दिया दोनों को, मतलब इसमें से वेद अवेद की छटनी नहीं की, डाले गए मत में से ही दोनों को बांट दिया। ये कब हुआ, ऐसा सवाल कब बन सकता है। अब देखिए, ये वेद अवेद वाला गोला इन्होंने, यहाँ तो 3 गोले थे लगातार, 3 सर्कल, यहाँ 2 ही रहे, तीसरा इन्होंने एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया ऐसे। इस सवाल की कहानी में, इस सवाल का स्ट्रक्चर, यहाँ 1 2 3 के बाद छटनी हुई थी, यहाँ 1 और 2 के बाद ही छटनी हो गई, क्लियर। ये फर्क क्यों आया, क्योंकि अब आप सोचिए ये सवाल कब बना होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई वोटिंग की, तो वहाँ अवैध मत तो 0 हो गए ना। अरे वेद अवैध की कहानी कब थी, जब वो चिट्ठी बना के वोट डालते थे ना, तो उसमें लोग डबल डबल चिट्ठी डाल देते थे, ऐसे करके गड़बड़ होती थी। समझ आ रही बात, क्लियर। लेकिन अब क्या होने वाला है, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो वेद अवैध का नाटक ही खत्म हो गया। तो ये जो सवाल बना होगा, शायद हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मशीन आने के बाद बना होगा, है ना। वोटिंग मशीन जो इलेक्ट्रिक है ना, जिसमें क्लिक करते हैं आप, ठीक है, तो उसमें वेद अवैध का नाटक ही नहीं है। तो इस केस पर सवाल बना, तो उसमें सिर्फ डाले गए मत में से ही छटनी हो जाएगी सीधे, ठीक है। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, सवाल ऐसा भी हो सकता है, सवाल ऐसा भी हो, ये छोटा सवाल है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, जीतने वाला, मान लो ये जीतने वाला, इसको हम जीतने वाला मान लेते हैं, और ये हारने वाला, ये हारा, ठीक है। अब इसने क्या बोला, जीतने वाले उम्मीदवार कुल मतों का 48% मत लेकर, कुल मतों का कितना मिला इसको, 48%। अब ध्यान देना, यहाँ ट्विस्ट है कहानी में, माना कि x, क्लियर, 8% जाएगा तो 92x/100 आएगा। 8% कम यानी कि 92/100 का गुणा करोगे, है ना, ठीक है। अब ध्यान देना एक चीज, है ना, जीतने वाले को कुल मतों का 48% मिला। जीतने वाले को कुल मतों का, डाले गए मतों का नहीं बोला, कुल मतों का। तो x का 48%, बताइए 48% x आएगा या नहीं, x का 48% x आएगा या नहीं, ठीक है। अब सुनिए, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इसके वोट आ जाएंगे आपके, क्लियर। अब सुनना मेरी बात, कहानी ये, सवाल ये उठता है इसमें, कहानी में ट्विस्ट ये है, ये जो रेखा है ना, ये उन्होंने कहानी में कुछ मोड़ डाला है हमें कंफ्यूज करने के लिए। हम कंफ्यूज नहीं होंगे वैसे। देखिए, कहा सवाल ये है कि भैया जितने लोगों ने वोट डाला उसी में से दोनों को बंटने चाहिए, आप इसमें से क्यों बांट रहे हो जीतने वाले को, जीतने वाले को कुल मतों में से क्यों बांट रहे हो, वोटिंग लिस्ट में से क्यों बांट रहे हो। जितने वोट डाला उसी में से तो वोट की छटनी होगी ना, किसको कितना कितना मिला, इसमें से क्यों बांट रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, वोट इसके अंदर से बांट नहीं रहे, बस इसके अंदर से जीतने वाले को कितना गया उसका संख्या बताने के लिए उसका रिफरेंस लिया है
कि भैया इस संख्या का जो 48% होता है ना, उतना संख्या वोट इसके अंदर से जीतने वाले को गए। क्लियर? तो जाएगा इसी के अंदर से, बस इसके अंदर से कितना संख्या जाएगा जीतने वाले को, वो संख्या मात्र बताने के लिए उन्होंने किसका रेफरेंस लिया, इसका, कि ये जो संख्या दिख रही है ना साइड में, ये हमारा नहीं है, लेकिन इसका 48% जितना होता है उतना इसके अंदर जीतने वाले को दो। तो इसका 48% इसके अंदर से गया, तो इसमें इसको माइनस कर ले तो इसका आ जाएगा, है ना। तो चलिए अब इसमें इसको माइनस कर लेते हैं। तो 92/100x माइनस 48% x, परसेंट हटेगा तो यहाँ भी नीचे 100 लग जाएगा। तो 92 या फिर 92 माइनस 48 कितना होगा, 44। तो 44/100x वोट मिला इसको। तो इसको कितना मिला, 44/100x। सीधे 48/100 ही लिख लो यार, आप तो, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा क्या। 48% यानी कि 48/100x गया, तो इधर कितना बचा, 44/100, नहीं 44 आएगा, 46 आएगा, 46, नहीं 44 ही आएगा ना, हाँ 44 ही आएगा, ठीक है ना। 48 + 44, ठीक है, 48 + 44 92, 1 मिनट, हाँ सही है ना, सही तो है, ठीक है। जीतने वाला हारने वाले से 1100 मत ज़्यादा लाया, तो इन दोनों का अंतर किसके बराबर है, 1100। क्लियर? तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, माना कि कुल मत बराबर x, कुल मत बराबर x, ठीक है ना। इसके बाद डाले गए मत, मत बराबर 92/100x है ना, साइड में लिख देना। 8% ने वोट नहीं डाला, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, अच्छे से लिखना है ना, ठीक है ना। तो जीतने वाले को कुल मतों का 48% मिला, अतः जीतने वाले के मत बराबर 48/100x है ना, ठीक है। इस प्रकार हारने वाले के मत, तो हारने वाले के मत इसमें से इसको माइनस करेंगे या नहीं, तभी तो आएगा 92/100x माइनस 48/100x बराबर कितना आएगा, 44/100x। तो हारने वाले के मत कितने आएंगे, ये जीतने वाले के, हारने वाले के, ठीक है। अब आगे क्या लिख दो, सफल उम्मीदवार 1100 मतों से जीता, अतः इन दोनों का अंतर किसके बराबर रख देंगे, 1100, है ना। इसके आगे ये कहानी आ जाएगी, है ना, ठीक है। लिख देता हूँ इसके आगे, है ना, देखिए, देख लीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। सफल उम्मीदवार 1100 मतों से जीता, अतः इन दोनों का अंतर 48x/100 माइनस 44x/100 बराबर 1100। 48 माइनस 44 4x/100 बराबर कितना आएगा, 1100। तो x बराबर 1100 × 100/4, 4 से कितनी बार जाएगा, 25 बार, है ना। तो 25 × 1100 कितना आएगा, ये 27,500, है ना। 25 × 1100 कितना आएगा, ये 27,500। क्लियर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 27,500, है ना। तो कुल मतों की संख्या कितनी आ गई आपकी, 27,500। क्लियर है क्या, इतनी बात सभी को, है ना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना इसमें, है ना। इन्होंने जो सॉल्यूशन दिया उसमें 100 मान के दिया, हमें ऐसा लिखना है, ठीक है। चलो अब इसमें चुनाव में 2 सवाल हो रहे हैं, 19 और 20। ये 19 और 20 नंबर के जो सवाल है ये बड़े सरल हैं, है ना। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल वैध मतों के 55 मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित हो गए, ठीक है। 19 और 20 आप स्वयं करेंगे,
सवाल नंबर 1920 क्वेश्चन भी सॉल्यूशन भी आप स्वयं करेंगे, सरल है। अच्छे जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताया, 19 और 20 आप खुद से करेंगे, है ना, सेल्फ करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लड़ाना, टाइम देगा, बिल्कुल होगा, है ना। चलिए अब मैं आ जाता हूँ सवाल नंबर आपके जो बचे हैं 24, 25, 26, 27, है ना। इसमें से सबसे पहले आप आ जाइए सवाल नंबर 25 पर। 25 पर आ रहा हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है ना, देख लेते हैं 25 की क्या कहानी है, ठीक है। क्या है 25 की कहानी। एक आयत की लंबाई 10% वृद्धि, तो आयत लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर एरिया, ये होता ना क्षेत्रफल आयत का, लंबाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर एरिया, क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। अब इस सवाल में क्या बोला है, आयत की लंबाई 10% वृद्धि, लंबाई को 10% बढ़ाया, चौड़ाई में क्या चेंज किया, चौड़ाई में 10% कमी कर दी इन्होंने, लंबाई 10% बढ़ाई, चौड़ाई 10% कमी करी। बताइए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, बढ़ेगा घटेगा जो भी होगा, कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा। अब इसको करने के कई तरीके हैं ना, ठीक है। सुनिए, अब हम एक काम करते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्या होता है, एरिया। लंबाई को मान लेते हैं 10 और चौड़ाई को भी क्या माना, 10, माना कि लंबाई को भी 10 चौड़ाई को भी 10, तो बताइए एरिया कितना हो गया। लंबाई चौड़ाई जैसे 10 10 मानी मैंने, आप लंबाई चौड़ाई कुछ भी मान के कर दो, उत्तर में कोई चेंज नहीं आएगा, और कुछ भी मान के करोगे तो भी सही पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। लेकिन इजी से इजी माने ना, 10 10 मान लेते हैं, ठीक है। माना कि लंबाई 10 और चौड़ाई भी 10, तो एरिया कितना हो गया, 100। अब उसने क्या बोला, लंबाई में 10% बढ़ाओ। चलो भाई, लंबाई में 10% बढ़ाते और चौड़ाई में 10% घटाते। 10 में 10% बढ़ाओगे तो नई लंबाई 11 और नई चौड़ाई 9, बताइए होगी या नहीं। तो इस प्रकार, मतलब जो भी आप लिखे इस प्रकार, लंबाई चौड़ाई, लंबाई में 10% बढ़ाओ तो भैया 10 में 10% 1 रुपया बढ़ के 11 हो गया, और 10 का 10% 1 रुपया घट के 9 हो गया। नया क्षेत्रफल कितना बना, 9। अब आसानी से दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताइए क्षेत्रफल में क्या चेंज आ रहा है, 1% कमी हो गई। जब आधार 100 हो तो प्रतिशत निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं होती, 100 से 99, बताइए 1% कमी है या नहीं, 1% की कमी। आप 100 मान के कर सकते थे, कई सारे तरीके। एक फॉर्मूला होता है x + y + xy बाय 100, ये फॉर्मूला भी लगा सकते थे आप। x बराबर 1 में 10% बढ़ रहा है और y बराबर -10 क्योंकि घट रहा है, तो x 10 और y -10 लगाइए, x का मान और y का मान, x 10 और y -10, x 10 और y आपका -10/100, तो 10 - 10 ये तो 0 हो गया। 10 - 10 10 10 0 0 से 0 0 कैंसिल, बताइए -1 आ रहा है। -1 मतलब कमी, यदि रिजल्ट प्लस में आए तो वृद्धि, कमी, ये भी फॉर्मूला होता है, इससे भी आप कर सकते हो। लेकिन ऐसे मान के करना तो अच्छा होगा, है ना। अब इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। माना कि लंबाई बराबर 10, चौड़ाई बराबर भी 10, इस प्रकार अतः क्षेत्रफल बराबर 10 × 10 कितना हुआ, 100। समझ आई बात, अतः क्षेत्रफल बराबर 10 × 10 कितना हुआ, 100। क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। अब इसके बाद साइड में आप दिखा सकते हो, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल लिख देना, एरिया, है ना। साइड में आप दिखा देना, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर एरिया, क्लियर, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, लंबाई में, ठीक है, प्रश्न अनुसार लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी करने पर नया क्षेत्रफल बराबर 11 × 9 99। आई बात समझ में।
11 गुणा 9 ना, 10% बढ़ाओगे तो 10 की 11 हो जाएगी, वो 9 हो जाएगी, है ना, 99। अतः क्षेत्रफल सीधे दिखा दो, अतः क्षेत्रफल में 1% की कमी हुई, ऐसा लिख देना, है ना। अतः क्षेत्रफल में 1% की कमी हुई। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब आप कुछ और मान के भी कर सकते थे, 100 मान लो, 50-60 मान लो, संख्याएं अलग अलग बनेगी, लेकिन प्रतिशत कमी हमेशा 1% ही आएगी आपके, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। और तरीका था 10% बढ़ाओगे 10 से 11, 10% घटाओगे 10 का 9, तो 100 का 99, तो 1% की कमी सीधे। या फिर ऐसे माना कि क्षेत्रफल 100 है, पहले 10% बढ़ाया, फिर 10% आपने घटाया, तो 100 में 10% बढ़ाओगे 110 हो गया, 110 का 10% 11 रुपये कम 99, 100 से 99 1% घट रहा है। ऐसे भी कर सकते हो, कई सारे तरीके, लेकिन आप ऐसे कर देना, है ना। ठीक है, चलो अब हम आते हैं, ये सवाल नंबर था आपका 25, है ना। चलो अब सवाल नंबर 24 पर आ जाते हैं। 24 देख लेते हैं, 24 की क्या कहानी है ना। मिटाता हूँ इसको, ठीक है। 24 सवाल नंबर 24 है ना, ठीक है। एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई, इसके राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप सुनिए मेरी बात, ठीक है। एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी, ठीक है। मतलब ऐसा है, सरकार ने क्या किया, टैक्स कम कर दिया, टैक्स कम कर दिया। अच्छा, सरकार को सारी आमदनी तो टैक्स के थ्रू ही होती है लगभग, है ना, ठीक है। सरकार ने टैक्स की दर 10% कम कर दी भैया, टैक्स जो है वो 10% घटा दिया लोगों का, कि चलो आप टैक्स 100 रुपये दे रहे थे तो आप 90 रुपये देना। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो सरकार ने क्या किया, टैक्स कम कर दिया। तो क्या टैक्स राशि कम करने सरकार को नुकसान होगा? बिल्कुल होगा, सीधी सी बात है कि भैया पहले सरकार 100 रुपया टैक्स लेती थी किसी भी वस्तु पर, या कुछ भी मान लो आप 100 रुपया टैक्स लेती थी, माना, है ना, किसी एक वस्तु पर। अब वो 10% टैक्स कम कर जाने की, वो टैक्स केवल कितना लेगी, 90। 100 रुपया टैक्स लेती थी, 10% कम कर दिया, अब गवर्नमेंट टैक्स कितना लेगी, 90, तो 100 के बजाय 90 रुपया आएगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि टैक्स कम करने पर वस्तु का प्राइस गिर जाए, और वस्तु का प्राइस गिर जाने से वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाए। समझो ना बात को यार, ठीक है। पहले सरकार 100 रुपया लेती थी एक वस्तु से, है ना, और मान लो टोटल 2 वस्तु बिकती थी, ए और बी, तो सरकार के पास 100 और 100 कितना आता था, 200 रुपया। अब सरकार प्रति वस्तु 100 नहीं ले रही है, 10% कम करके प्रति वस्तु टैक्स कितना ले रही है, 90। तो मान लो टैक्स कम करने से वस्तु का मूल्य गिर गया। अब हो सकता है कि 2 की बजाय 5 आइटम बिक रहे, तो बताइए 90 90 90 90 90, सरकार का राजस्व बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बताओ ज़रा मेरे को। सरकार का राजस्व बढ़ा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ यार, 100 रुपया टैक्स लेती सरकार ने बोला चलो अब 90 रुपये टैक्स लेना प्रति वस्तु, है ना, तो इससे वस्तु का मूल्य गिर गया मार्केट में, तो वस्तु ज़्यादा बिकने लग गई। तो पहले सरकार के पास 200 रुपया राजस्व आता था, बताइए अब 2 की बजाय 5 वस्तु बिक रहे हैं, 450। सरकार का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही सवाल है। इसी पर सवाल है कि भैया वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर देता था, इसकी खपत 10% वृद्धि कर दी गई। जैसे इन्होंने 10% कम किया ना, जैसे इन्होंने टैक्स 10% कम किया प्रति वस्तु, खपत 10% बढ़ गई, यानी कि 10% ज़्यादा सामान बिकने लग गया। क्लियर है ना। तो मान लेते हैं कि पहले प्रति वस्तु, है ना, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना, प्रति वस्तु टैक्स क्या दिया इस सवाल में, हाँ ठीक है ना। ठीक है, माना कि प्रति वस्तु कर बराबर 100 रुपये, प्रति वस्तु कर कितना माना हमने, 100 रुपये। क्लियर। अब आगे क्या बोला इन्होंने, ठीक है ना, और कुल खपत 100 वस्तु, कुल खपत कितनी मान ले हम,
100 वस्तुओं, कुल खपत यानी कि 100 वस्तुएं टोटल बिक रही थी, ठीक है ना। तो इस प्रकार सरकार का राजस्व 100 रुपये के हिसाब से 100 वस्तु यानी कि सरकार का राजस्व कितना था, 10,000 रुपये था या नहीं। प्रति वस्तु 100 रुपये के हिसाब से 100 वस्तु में सरकार का राजस्व कितना हो गया था, 10,000। क्लियर। अब कर की दर 10% गिरा रही है सरकार ने कर की दर 10% गिराई, तो बताइए अब टैक्स कितना आएगा सरकार के पास, केवल 90 रुपये है ना। तो प्रति वस्तु नया कर बराबर कितना आएगा, 90 रुपये। साइड में लिख दो 10% टैक्स की दर गिराने पर, ऐसे करके लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लिख दोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है ना। और नई खपत में 10% बढ़ा दिया ना, यानी कि खपत 10% बढ़ गई सरकार की, 10% बढ़ गई। तो अब 100 की जगह 110 वस्तु बेची जा रही है ना। तो नया राजस्व प्रति वस्तु 90 रुपए के हिसाब से टोटल 110। तो बताइए नया राजस्व 9900 हुआ क्या। तो पहले सरकार के पास 10,000 रुपये आते थे, अब कितने आ रहे हैं, 9,900। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कमी हुई है। इस केस में सरकार को नुकसान हुआ, 10,000 रुपये आता था, अब राजस्व कितना आ रहा है, 9,900 है ना। तो गिरावट किस भाषा में पूछा है इन्होंने, राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो राजस्व में कमी हुई ना, तो कमी प्रतिशत, राजस्व में कमी प्रतिशत 10,000 से 9,900 यानी कि 100 रुपये का नुकसान हुआ, किस पर, 10,000 पर, गुणा 100। ऐसे ही निकालोगे राजस्व में कमी प्रतिशत, कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे ना भैया, ये कमी है, मैंने आपको कमी निकालना सिखाई है। बताइए कितने की कमी है, 100 रुपये की कमी है। कमी का प्रतिशत निकालने के लिए नीचे कौन आएगा, जिधर एरो का साइन होता है उसको छोड़ के दूसरा वाला नीचे आता है जहाँ से एरो चालू होता है। ठीक है, तो 4 0 से 4 0 कैंसिल, 1%। उत्तर कितना आया, 1%। तो बताइए कुल राजस्व में 1% की कमी आएगी क्या। क्लियर है, इतनी बात समझ में आया होगा सभी को, है ना। तो कुल राजस्व में 1% की कमी आती है। क्लियर है, इतनी बात है ना। तो कुल राजस्व में 1% की कमी आएगी। ठीक है, अब इसके बाद ले लेते हैं हम सवाल 23 कर लिया, 24 कर लिया, 25 कर लिया हमने, 27 पर आते हैं, 26 लास्ट में करेंगे, है ना। अब मैं सवाल नंबर 27 पर आता हूँ, है ना। ठीक है, 27 क्वेश्चन नंबर 27 है ना। एक सेकंड रुकना, ठीक है। 27 पढ़िए आप सवाल, इतना 2 सेकंड, है ना। चलिए देखिए, 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 पर आ रहा हूँ मैं, है ना, 27 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है ना। नमक के
6 लीटर घोल में 5% नमक है, नमक का घोल है ये। घोल मतलब नमक और पानी का मिश्रण, नमक का घोल है ना, नमक का घोल है। इसमें नमक कितना है? 5%। नमक 5% है ना। इसमें सॉल्ट का कितना परसेंटेज है? 5%। क्लियर। अब इस घोल को गर्म करना है हमें। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर कितने प्रतिशत नमक है? बिल्कुल प्रैक्टिकल है ना। 6 लीटर का घोल है। कितने लीटर का घोल है ये? 6 लीटर। 6 लीटर का घोल है, ठीक है। इसके अंदर नमक कितना परसेंट है? 5। बाकी 95% पानी होगा, है ना। एक घोल है, मतलब थोड़ा फील करें नमक और पानी का घोल, पीने में थोड़ा सा खारा लगता है ना। यदि नमक और पानी के घोल को गर्म करेंगे तो घोल का खारापन बढ़ेगा कि घटेगा? नमक और पानी का घोल है ये। यदि हम नमक और पानी के घोल को गर्म करें तो घोल का खारापन बढ़ेगा कि घटेगा, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। घोल का खारापन बढ़ेगा या घटेगा? तो मैं आपको बता दूं, जब भी नमक और पानी के घोल को गर्म करेंगे तो पानी तो उड़ता जाएगा, खारापन बढ़ता जाएगा। समझ आ रही बात? तो घोल को गर्म करके इसमें से 1 लीटर पानी उड़ाना है, 1 लीटर पानी उड़ाना है। तो नया घोल कितने का बन जाएगा? 5 लीटर का। सोचो ना, आग लगाना है, गैस पर रख दो इसको, घोल को, है ना, चूल्हे पर रख दो, 1 लीटर पानी उड़ाने तक उसको गर्म करते रहो। तो बताइए घोल का मात्रा 5 लीटर बच जाएगा क्या? क्लियर इतनी बात है ना। 1 लीटर आपको उड़ाना है, इतना ध्यान रखें आप, ठीक है। और ये ध्यान रखें कि 1 लीटर केवल क्या घटेगा? ये पानी। अरे जब गर्म करोगे तो पानी भाप बन के उड़ेगा। नमक की मात्रा समान रखी हुई है दोनों में, आप भी जानते हैं नमक की मात्रा दोनों में क्या है? समान है। तो हमसे ये पूछा है कि 5 लीटर हो जाने के बाद नमक का प्रतिशत कितना होगा? नमक का प्रतिशत कितना होगा? आप भी जानते हैं नमक की मात्रा जो है वो तो सेम है। यहाँ यदि 15 ग्राम नमक है या यहाँ यदि 200 ग्राम नमक है तो वही 200 ग्राम यहाँ भी रखा है। नमक की मात्रा को तो छेड़खानी करी नहीं हमने सिर्फ पानी उड़ाया। मात्रा सेम है बट प्रतिशत बदल जाएगा, क्योंकि वही नमक की मात्रा यहाँ 6 लीटर के अंदर देखी जाएगी और वही नमक की मात्रा यहाँ 5 लीटर के हिसाब से देखी जाएगी। तो 6 लीटर के हिसाब से उसी मात्रा का प्रतिशत अलग बनेगा जो कि 5 है, और 5 लीटर के हिसाब से उसी मात्रा का प्रतिशत अलग बनेगा। तो इसमें कितना प्रतिशत नमक है ये हमें निकालना है। अब सुनिए मेरी बात, नमक का प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा? नमक प्रतिशत निकालने के लिए मिश्रण की मात्रा नीचे आएगी गुणा में 100, और उसके अंदर नमक की मात्रा कहाँ आएगी? ऊपर। क्लियर इतनी बात? मिश्रण की मात्रा नीचे आएगी। अच्छा अब ये बताओ मिश्रण की मात्रा कितनी है? 5 लीटर। मिश्रण की मात्रा कितनी? इसी के अंदर नमक का प्रतिशत निकालना है, तो 5 लीटर के अंदर नमक की मात्रा कितनी है? तो यदि नमक की मात्रा हम पता कर ले कि अंदर नमक की मात्रा कितनी है तो उसको रख देंगे, सीधे प्रतिशत आ जाएगा। 6 लीटर के अंदर नमक की प्रतिशत निकालना है तो 6 रखेंगे, लेकिन हमें घोल को गर्म करने के बाद अब नमक का प्रतिशत निकालना है। तो 5 लीटर के बर्तन में नमक का प्रतिशत, तो 5 लीटर के अंदर नमक की मात्रा कितनी है? अब आप जानते हैं जो नमक की मात्रा यहाँ वही नमक की मात्रा यहाँ भी है, तो यहाँ की नमक की मात्रा निकाल लें तो पता चल जाएगा नमक की मात्रा कितनी है, वही हम यहाँ रख देंगे। क्लियर? तो 6 लीटर में नमक की मात्रा कितनी? 5%। अरे 6 लीटर में नमक कितना है? तो 6 लीटर का 5% निकालें ना आप। 6 गुणा 5% हटेगा 100 लगेगा। 5 से कितनी बार जाएगा? ये 20 बार, है ना। ठीक है, फिर 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, 3/10 यानी कि 0.3 लीटर नमक है या नहीं? तो नमक की मात्रा कितनी है? 0.3, तो रख दो 0.3। क्लियर है इतनी बात? हो गया सॉल्व बस। 5 से 100 कितनी बार जाएगा? 20 बार। 20 का गुणा 0.63 में जब आप करोगे तो 0.3 गुणा 20 ये आ जाएगा आपका 6%। तो आंसर आएगा इसका 6%। यहाँ नमक 5% था, 5 लीटर में उसी नमक की मात्रा कितनी बनेगी? 6% उत्तर आएगा। अब इसको लिखना कैसे है? तो सुनिए मेरी बात, इसको लिखने का तरीका हम ये बनाएंगे कि आप इतना तो समझ ही गए निकालना क्या था। 6 लीटर का घोल था, गर्म करो, आग लगा दो, जब तक वो 5 लीटर का न हो जाए तब तक गर्म करते रहो। फिर उस 5 लीटर में नमक का 5 लीटर में नमक का परसेंटेज निकालना, बस 0.3 नमक की मात्रा निकालनी थी, है ना। तो अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे कि 6 लीटर के घोल में 6 लीटर के घोल में 5% नमक है, अतः नमक की मात्रा बराबर 6 का 5% यानी कि 0.3 लीटर।
आई बात समझ में? ये देखो 0.3 लीटर है नमक की मात्रा, ठीक है। अब 1 लीटर पानी उड़ाना है, ठीक है। वाष्प द्वारा 1 लीटर पानी निकाल देने पर नए मिश्रण में नमक प्रतिशत बराबर 0.3/5 इंटू 100। 0.3/5 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 6%। ये उत्तर है आपका। क्लियर है इतनी बात, है ना? ठीक है, चलो अब एक और सवाल पे आ जाता हूँ। सवाल नंबर 26 है ना, 26 नंबर का सवाल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाते हैं ना, ठीक है। 26 देखिए, ये ऐसे लिखना है इसको, है ना। 26 लास्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूँ। चलिए सवाल को पढ़ते हैं पहले। क्या है सवाल, क्या बोल रहा है आपसे सवाल? ये चाय के मूल्य में 10% की कमी हो गई भैया, है ना। चाय के मूल्य में 26 वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 में से टिक करना होता तो मैं ओरली ट्रिक बता देता इसको करने की, ठीक है, लेकिन हमें बेसिक से करना पड़ेगा, है ना। तो चाय के मूल्य में 10% कमी, 270 रुपये खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। किसी भी चीज़ के भाव गिरेंगे तो उतने ही पैसे में सामान ज़्यादा आएगा ना। किसी चीज़ के भाव यदि गिर जाएँ तो उतने ही पैसे में सामान ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा? 10% भाव गिर जाने पर 270 रुपये में पहले से अब 250 ग्राम चाय। ये चाय पत्ती की बात है, पीने वाली चाय नहीं, चाय पत्ती, टी जो आती ना, चाय पत्ती, है ना, लीव्स। हाँ, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर 270 रुपये में पहले से अब 250 ग्राम चाय अधिक आती है। तो सही भी आएगी ना, अधिक तो आएगी। कितनी अधिक आ रही? 250 ग्राम। यानी कि 270 रुपये का पहले भी खरीदते थे, 270 रुपये का अब भी खरीद रहे हैं ना। 270 रुपये में पहले से अब 250 ग्राम चाय ज़्यादा आ रही है। कितनी ज़्यादा आ रही है? 250 ग्राम, है ना। 270 रुपये में 270 रुपये में पहले और अब, पहले से अब कितनी चाय ज़्यादा आ रही है? 250 ग्राम ज़्यादा आ रही है। तो सही बोल रहा, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 250 ग्राम ज़्यादा आ रही है तो सही भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले से अब 250 ग्राम चाय ज़्यादा आ रही है। अब मैं एक रिलेशन आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिलेशन है ना। रिलेशन ऐसा है कि मान लो मैंने 10 रुपये प्रति किलो के भाव से 5 किलो चावल खरीदे। बताइए टोटल खर्चा कितना हो गया मेरा? 50 रुपये। 10 रुपये के भाव से प्रति किलो, 10 रुपये के भाव से 5 किलो चावल खरीदे। बताइए मेरा टोटल खर्चा 50 रुपये आया नहीं? तो खर्च जो भी होता है वो किससे आता है? भाव गुणा मात्रा। ऐसे ही पता चलता है। अरे जब आप कोई भी सामान दुकान पर लेने गए, कितना पैसा दोगे टोटल कैसे पता चलेगा? आपका दिमाग भाव में मात्रा का गुणा ही तो कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल भैया चावल क्या भाव दिए? तो 10 रुपया प्रति किलो, है ना। अब आपको कितना चाहिए ये तो आपको बताना पड़ेगा दुकानदार को। आपने बोला मेरे को भैया 2 किलो दे दो, तो 2 किलो यानी कि आप दिमाग लड़ा लोगे ना। 10 के भाव से 2 किलो यानी कि 20 रुपया मेरे को देना है। 10 के भाव से 2 किलो तो 20 रुपया, यदि 10 के भाव से 5 किलो तो 50 रुपये। तो आपका दिमाग जो मैथमेटिकल रिलेशन यूज़ करता है वो क्या है? भाव गुणा मात्रा बराबर खर्च, है ना। भाव गुणा मात्रा बराबर खर्च। तो यहाँ से यदि मात्रा का मान निकालना है, मात्रा कितनी है, तो खर्च में किससे भाग दे दें? भाव से। यदि खर्च में भाव से भाग दे दे तो मात्रा आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो मात्रा का फॉर्मूला क्या बना देखा आपने? खर्च में जो भी खर्चा हो रहा है उसमें भाव से भाग दे दो, पता चल जाए कितनी मात्रा आपने खरीदी, है ना। ठीक है, तो अब सुनिए हम क्या करें। 10% भाव गिर रहा है ना, ठीक है, 10% भाव गिर रहा है। तो अब 2 भाव हम ले लें। शांति रखना, मैं क्या बता रहा हूँ ना, आराम से, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। ये सवाल नंबर 26 है, 26 है ना, ठीक है। माना कि पुराना भाव बराबर x रुपया प्रति किलो, पुराना भाव x रुपया प्रति किलो, ठीक है। तो इस प्रकार नया भाव बराबर 10% गिर गए ना भाव, तो नया भाव बताओ 90x/100 होगा या नहीं? नया भाव कितना होगा?
नया भाव होगा आपका 90x/100। क्लियर है क्या? इतनी बात है ना। नया भाव होगा आपका 90x/100। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, 10% गिर गया ना। क्या लिख लोगे इसको? 9x/10 रुपया प्रति किलो, ये आपका नया भाव हो गया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब 270 रुपये में पहले से अब 250 ग्राम ज़्यादा आ रहा है, तो अब सुनिए मात्रा क्या ज़्यादा आ रही? मात्रा। तो मात्रा कैसे बनाओगे? खर्चा बटा भाव से। अरे मात्रा कैसे बनाओगे यार? मात्रा कैसे निकालोगे? कितनी मात्रा आएगी? खर्चे में किससे भाग देंगे आप? भाव से। आई बात समझ में? तो बताइए खर्चा कितना है? अरे 270 रुपये का सामान, खर्चा 270 रुपये, और भाव कितना है पहले वाला? x। इतना किलो मात्रा पहले आती थी। खर्चा कितना है? 270 रुपये, और भाव कितना है आपका पुराना वाला? 1 रुपया प्रति किलो। खर्चा बटा भाव, यानी कि इतना 270/x किलो पहले आता था। अब कितना आएगा उसी 270 रुपये में? खर्चा बटा भाव, खर्चा तो वो, ये भाव कितना हो गया? 9x/10 का भाव हो गया क्या? खर्चा 270 रुपये और भाव कितना हो गया नया वाला? अब वाला भाव कितना है? 9x/10। इसको हल करें तो 9 से ये जाएगा 3 बार, तो 300/x हो जाएगा ये, इतना किलो। तो पहले 270/x किलो आता था, अब सामान कितना आ रहा है? 300/x किलो। बोलिए आती है क्या बात समझ में? पहले 270/x किलो आता था, अब सामान कितना आ रहा है? 300/x किलो। ठीक है, मतलब इसकी तुलना में ये मात्रा 250 ग्राम ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस करके बराबर 250 ग्राम रख देंगे। क्या ये कम है? ये ज़्यादा है। आप देखो ना, अब ज़्यादा आ रही है ना, तो बड़े में से छोटे को माइनस करके बराबर क्या रख देंगे? 250 ग्राम। लेकिन ग्राम को किस में बदलोगे आप? किलो में, क्योंकि ये 1 रुपया प्रति किलो चल रहा है ना किलो में, तो ये आ जाएगा आपका 1/4। तो इसके बराबर कितना आएगा आपका? 1/4। समझ में आई बात? ये क्या हो रहा है? खर्चा बटा भाव, मात्रा 270 रुपये में पहले से अब 250 ग्राम ज़्यादा आ रहा है, तो मात्रा ना, तो मात्रा कैसे निकालोगे? खर्चा बटा भाव, खर्चा बटा भाव, फिर ये समीकरण बनेगा और सीधे x का मान आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब लिखना कैसे है? तो सबसे पहले भाव मानने का ड्रामा करना है। ठीक है, इसके बाद है ना। ठीक है, 270 रुपये में ऐसा लिख सकते हैं हम, पहले 270 रुपये में कितनी मात्रा है ना। अब इसको लिखना कैसे, ये कला आपने सीखनी है ना, कैसे लिखोगे। ठीक है ना। तो इसमें आप लिख दें 270 रुपये में, आप हिंदी में लिखिए रुपया, है ना। पहले चाय की मात्रा 270/x किलो आएगी क्या? 270 रुपये में पहले चाय की मात्रा, पहले चाय की मात्रा 270/x किलो आएगी। ठीक है, और 270 रुपये में अब चाय की मात्रा कैसे लिखोगे? 270/9x/10। समझ में आ रही ना ये बात आपको? सीधे क्या लिख दोगे अगली स्टेप में? फिर अगली स्टेप में लिख देना 300/x किलो। आई बात समझ में? ठीक है ना। अब प्रश्न अनुसार पहले से अब 250 ग्राम अधिक मात्रा प्राप्त होती है, अतः 300/x माइनस 270/x बराबर 250 ग्राम, यानी कि 250/1000 ग्राम को किलो में बदलने के लिए बटा 1000 यानी कि 1/4। तो 300 माइनस 270 30/x बराबर 1/4। तो x का मान कितना आ जाएगा? 30 गुणा 4 यानी कि 120 रुपया प्रति किलो। तो पुराना भाव, पहले वाला भाव क्या है आपका? 120 रुपया प्रति किलो। अब आपको क्या निकालना है? नया भाव भी निकालना है। तो नया भाव क्या है? नया भाव आपका 9x/10 है ना। नया भाव यही माना आपने, 9x/10। तो x का मान रख दें यहाँ पे, क्या मान रख दें? 120। x का मान क्या रख दें? 120, है ना। ऐसे करके 0 0 कैंसिल, तो नया भाव क्या आएगा?
मतलब अब वाला भाव 108 रुपये प्रति किलो। आई बात समझ में? आ गए क्या दोनों भाव? 120 रुपये प्रति किलो और ये आएगा आपका 108 रुपये प्रति किलो। अब आपको यदि इसको बिल्कुल शॉर्ट में करना है तो शॉर्ट में करने का तरीका हो तो 10% भाव गिर रहे हैं, यानी कि 10 का 9 तो इन्वर्स हो के 9 का 10 हो जाएगा। 1 बराबर 250 ग्राम तो 10 बराबर 2.5 किलो, 270 रुपये में 2.5 किलो तो प्रति किलो हो जाएगा 108, है ना? ठीक है, प्रति किलो हो जाएगा 108 और इधर से निकालोगे तो प्रति किलो आ जाएगा 120। इतना मतलब ऑलमोस्ट ओरली होता है, लेकिन मैं सिखा नहीं रहा हूँ, आपका काम का नहीं है, आपको ऐसे करना है इसको। क्लियर? ठीक है ना? अब इसमें जो परसेंटेज के सवाल है और शुरू में बेसिक है ना, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ आपको, सवाल नंबर 8वें पर आ जाता हूँ, 8वां वाला सवाल करवा देता हूँ आपको, है ना। सवाल नंबर 8, ठीक है, 8वां क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं ना, ठीक है। सवाल नंबर 8 क्या है? 8वीं की कहानी, ध्यान दीजिएगा, है ना। किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। किसी भिन्न, कोई भिन्न है, माना कि भिन्न बराबर x/y। अब उसने क्या बोला है? इसके अंश में कितनी वृद्धि करो? अंश में 10% वृद्धि और हर में 12% कमी करने पर। अंश में 10% वृद्धि तथा हर में 12% कम करने पर। अंश में 10% वृद्धि x/y, अंश में 10% वृद्धि करने के लिए 110/100 का गुणा करेंगे और 12% कमी करने के लिए 88/100 का गुणा करेंगे। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 110/100 और 88/100 का गुणा करोगे, इस प्रकार नया भिन्न, इस प्रकार आपका नया भिन्न क्या हो जाता है? 15/64, है ना। इस प्रकार आपका नया भिन्न हो जाता है 15/64। x गुणा 110/100 और y गुणा 88/100, इस प्रकार नया भिन्न क्या हो जाता है आपका? 15/64। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब देखिए ये 100 कट जाएगा, है ना, ठीक है, 100 कैंसिल। अब x/y कितना आएगा? 15/64 गुणा 88/110। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ऐसे हो जाएगा। सॉल्व कर लेते इसको अब हमें ना। सॉल्व करें तो ध्यान दीजिएगा, ये 22 से 4 बार, 5 बार आप अपने हिसाब से काट लेना, मैं काट रहा हूँ अपने हिसाब से। 3 15, 4 से 64, 16 बार, 3/16। तो वास्तविक भिन्न x/y का वैल्यू क्या है? 3/16। तो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब इसके पहले जो सवाल हैं 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल बेसिक सवाल है, सॉल्यूशन आपके सामने आपको खुद से करना है ना। और ये जो फॉर्मूले दिए हैं शीट के स्टार्टिंग में, इन फॉर्मूलों को मत देखना, मैंने जो बताया उसी प्रकार से आपको करना है ना, ठीक है। तो चलिए ये है कहानी। तो आपके सारे टॉपिक्स मैंने करवा दिए लगभग, है ना, लगभग नहीं ऑलमोस्ट करवा दिया, ठीक है। जैसे माध्य का बहुलक, मिन मीडियन मोड हो गया आपका, है ना, प्रोबेबिलिटी हो गया आपका, प्रायिकता, विचरणशीलता की माप हो गई आपकी, ठीक है। प्रादर्श के प्रकार, है ना, इसकी मैं बात करता हूँ। एक और टॉपिक है प्रादर्श के प्रकार, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग बोलते हैं उसको, निदर्शन प्रादर्श, है ना, उसको छोड़िए। इसके बाद संख्या के प्रकार, संख्या हो गई, समीकरण पढ़ लिया हमने, गुणनखंड पढ़ लिया हमने। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, अनुपात, ये सब कर लिया हमने। अब आपका एक ही टॉपिक है जो आपने जिक्र नहीं किया, प्रादर्श के प्रकार। तो प्रादर्श के प्रकार के आपको नोट्स मिल जाएंगे, उस नोट्स से ही आपको टॉपिक पढ़ना, उसमें कुछ समझाने का नहीं है। प्रादर्श का प्रकार मतलब सैम्पलिंग 2 प्रकार की है ना, ठीक है। 2 पेज का नोट्स भी उसके लिए काफ़ी था, लेकिन मैंने आपको काफ़ी नोट्स दिया, आराम से पढ़िए प्रादर्श के प्रकार, वो आपको खुद से पढ़ना है ना, ठीक है, खुद से पढ़ना है। बड़ा इजी टॉपिक, प्रादर्श के प्रकार मतलब सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फल जो होते हैं, फल, बड़ी बड़ी मंडी में जो फल होते हैं ना, जैसे फल की बोली लगती है कि भैया आम की बोली जो लगती है ना, तो उसके पहले क्या चेक किया जाता है कि भैया माल कैसा है। किसी भी माल को बड़े बड़े स्तर पर ज़्यादा मात्रा में लेने से पहले चेक किया जाता है वो माल कैसा है। तो उसके लिए क्या होती है? सैम्पलिंग, सैंपल लिया जाता है। जैसे भीड़ में से उसने 2 संतरे उठा के चेक किए, फिर 1 संतरा उस कोने में से उठा के चेक किया, मतलब बहुत सारे संतरे रखे ऐसे करके। तो इस प्रकार से सैम्पलिंग की जाती है ताकि बड़ी मात्रा का अनुमान लगाया जा सके माल कैसा है।
तो एक सैम्पलिंग होती है छोटी सी, आप पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो ये है आपके सिलेबस की कहानी, आराम से इन वीडियोस को रिपीट कर करके देखिए, है ना, ठीक है। और कोई डाउट यदि आप लोगों को होते हैं तो एक लाइव सेशन रख लेंगे डाउट्स के लिए। यदि कोई लाइव सेशन आपको चाहिए डाउट्स के लिए तो आप उसके लिए चैट में, जो चैट है आपका, है ना, वहां पर आप अपनी रिक्वेस्ट डालें कि एक लाइव सेशन करवा दे डाउट्स के लिए, लास्ट में डाउट सेशन में ले लूंगा उसके लिए, ठीक है ना। चलिए, ओके, थैंक यू।